हाल ही में एक न्यूज़ बड़ा वायरल हो रहा है कि कतर जो नाम की कंट्री है उसने 8 फॉर्मर पर्सनल इंडियन नेवी जो सील्स होते हैं, इंडियन नेवी की जो फॉर्मर ऑफिसर्स थे, उनको डेथ पेनल्टी सुना दिया है। अब इसका रीज़न ये हुआ कि ये लोगों को अकाउंटेबल बनाया गया कि ये लोग हमारे कंट्री के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमारे कंट्री के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारे कंट्री के जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको दूसरे कंट्री में सर्कुलेट कर रहे हैं। इनकी अरेस्टिंग हुई अगस्त 2022 में और वही चार्जेस रिलेटेड थे जो ब्रीचिंग ऑफ द सिक्योरिटी, ब्राइबरी, एस्पिनोज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो समझेंगे पूरा मामला एक साथ, क्यों इन लोगों को डेथ पेनल्टी दिया गया, कौन कौन से मेंबर्स हैं, वो 8 पर्सनल इंडियन नेवी ऑफिसर्स कौन थे, इनका नाम क्या है, सारी चीज़ समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। इसमें जो 8 फॉर्मर नेवी इंडियन जो ऑफिसर्स थे उसमें कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरव वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर परनांदु तिवारी, कमांडर शंगुकर पकला, कमांडर संजीव गुप्ता एंड सेलर रागेश, जो ये सारे लोग अरेस्ट हुए थे 2022 में। मामला शुरू हुआ अल दहरा इन दोहा, कतर में एक जगह है, उस जगह का नाम दोहा है। वहाँ पे हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पहले ही, ये कोई नई घटना नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडियन लोग हैं जो फॉर्मर इंडियन नेवी है, जो वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ पे एक कंपनी है दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंट सर्विस। अब मोटा मोटा जो इसका काम है, जो इसकी प्रोडक्टिविटी है, वो इटालियन ओरिजिन सबमरीन बनाता है। जो बहुत सारे सबमरीन होते हैं उससे संबंधित प्रोडक्टिविटी करता है। हुआ क्या कि जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने ये पाया कि जो इंडियन नेवी, जो फॉर्मर इंडियन नेवी सील्स है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं जो हमारे कतर की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको कहीं न कहीं सेल कर रहे हैं। तो इस एलिगेशन पे, इस बेस पे उन्होंने 2022 में अगस्त में उन 8 नेवियों को अरेस्ट कर लिया। जब भी कोई अरेस्ट होता है तो उनको पूरा राइट दिया जाता है, उनको पूरा अटॉर्नी दिए जाते हैं, उनको काउंसलर दिए जाते हैं, कोर्ट होता है उनके लिए और दुनिया भर की चीज़ें। तो 2023 में इनके 2 ट्रायल हो चुके हैं, जो कि मार्च से और जून तक में हुआ। और जो अरेस्टेड 8 नेवी सील थे, इनको काउंसलर दिया गया जिससे ये लोग बातचीत कर सके और उसका कुछ हल निकाल सके। अब जो काउंसलर थे वो इंडियन अथॉरिटी से भी बात किया, कतर अथॉरिटीज से भी बात किया, बट स्टिल जो इनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है उसको रिमेन रखा गया, उसको इंटैक्ट रखा गया, उसको नॉन डिस्क्लोज रखा गया है। जो ये बोला जा रहा है कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेल कर रहे हैं, ये एक परस्यूसिव मीन्स की बातें हैं, बट अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बताया नहीं है कि इनके ऊपर क्या क्या एक्यूजेशंस लगे हुए हैं। अभी ये जो डेथ पेनल्टी का सिलसिला चल रहा है, ये लास्ट टाइम हुआ था 2003 में। 2003 में कतर गवर्नमेंट ने डेथ पेनल्टी दी थी। उसके बाद 2018 में एक अनिल चौधरी नाम का कार वॉशिंग का एक एम्प्लॉय था जो नेपाल से बिलोंग करता था, वो कतर में काम करता था। तो उसने एक कतर सिटीजन्स की हत्या की थी, तो उस हत्या के रीज़न पे उसको डेथ पेनल्टी दिया गया था। अब ये कहा जाता है कि लास्ट कतर गवर्नमेंट ने 2003 में डेथ पेनल्टी पास किया था। उसके बाद 17 साल बाद 2003 में उस नेपाली वर्कर के खिलाफ डेथ पेनल्टी पास किया। अभी लास्ट वीक में हमने ये भी सुना कि जो हमारे 8 इंडियन नेवी सिविलियंस हैं, इंडियन नेवी पर्सन्स हैं, उनको भी डेथ पेनल्टी पास किया गया। समझेंगे पूरी कहानी, पूरी बैकग्राउंड। अब जो कंपनी दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंट सर्विस थी, इसके बहुत सारे और भी वर्क थे। अब जो इसका प्राइमरी वर्क था वो तो इटालियन स्मॉल सेल्थ सबमरीन बनाने के साथ ही साथ कतर के जो एंटी नेवी के प्रोडक्ट्स थे, डिफेंस सिस्टम थे, उसमें भी इस कंपनी का हाथ था। अब जब हमारे 8 फॉर्मर नेवी अरेस्ट हुए, उसके साथ साथ 2 कतर सिविलियन भी अरेस्ट हुए थे। उसमें सबसे पहले थे खामिस अल आज़मी सीईओ थे दोहरा ग्लोबल के। अब अली आज़मी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में लमसम 2 महीने तक रखा गया था। वो स्टार्टिंग पीरियड था अक्टूबर 2020 से, फिर उनको रिसेंटली में बेल ग्रांट कर दी। एक ओमानी नेशनलिस्ट थे, उनको भी डिटेन किया गया था। हालांकि उनको भी बेल मिल गई थी जब फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला था, उसके शुरुआती दौर में ही उनको बेल मिल गया। बट जो हमारे 8 नेवी सील्स थे,
इन्होंने नंबर ऑफ टाइम बेल के लिए अप्लाई किया, बट इनका जो बेल पिटिशन था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दीपक मित्तल जो हमारे फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर हैं, उन्होंने डिटेनी से जो जितने भी अरेस्टेड फॉर्मर ऑफिसर्स थे उनसे मिला, उनकी बातें सुनी, उनकी बातें को उनके फैमिली मेम्बर्स को बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया। अब जो दीपक मित्तल है, फॉर द टाइमिंग ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में है, ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक पोजीशन होल्ड करते हैं और सारी चीज इंडिया को इंटीमेट कर रहा है। इस केस में बहुत सारी जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारी नेशनल सिक्योरिटी के मैटर जुड़े हुए हैं, कतर से संबंधित भी और इंडिया से संबंधित भी, और बहुत सारे डिफेंस से रिलेटेड कंडीशंस है, वायलेशंस है, एक्विजिशंस है। तो कतर ने और इंडिया ने अभी तक कुछ भी ऑफिशियली ऐसा नहीं बताया है जिसमें ये पता चले कि जितने भी 8 मेंबर्स को डेथ पेनल्टी दिया गया उन्होंने क्या ऐसा क्राइम किया है। जितनी भी न्यूज़ सरफेस हो रही है इंटरनेट पे, सब एक परस्यूसिव न्यूज़ है, हम उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें बता रहे हैं। बट अभी तक कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट, ऐसा जजमेंट अभी रिलीज नहीं किया गया है किसी भी पार्टी के द्वारा कि इसमें क्या जेन्युइनिटी है और क्या अनजेन्युइनिटी है। कल को अगर ये टॉपिक एक इलेक्शन का मुद्दा बनता है तो उस इलेक्शन के मुद्दे में सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, जजमेंट्स क्या है, ट्रायल रिपोर्ट क्या है, चार्जशीट क्या है, एक्विजिशंस रिपोर्ट क्या है, उसके बाद कितने काउंसलर्स हुए, काउंसलर्स में रिपोर्ट क्या क्या है। ये सारी चीज़ें कतर और इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं डिस्क्लोज किया है और ना ही डिस्क्लोज करेंगे। बैक टू द स्टोरी, जो दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कतर के डिफेंस सिस्टम के लिए भी ये काम करती थी। अब जैसे वहाँ का जो ओमानी नेशन था, जो वहाँ का रॉयल ओमानी एयरफोर्स था, उससे भी संबंधित ये काम करती थी। साथ ही साथ जो कतर के लॉजिस्टिक थी, मेंटेनेंस थे, कतरी इमारी नावल फोर्स QENF, उसके लिए भी ये काम करती थी। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि 4 से 6 साल तक इस कंपनी ने कतर गवर्नमेंट के साथ कतर गवर्नमेंट के लिए भी काम किया गया है। अब जो कंपनी थी इसमें बहुत पहले से ही इंडियन ऑफिसर्स, इंडियन फॉर्मर ऑफिसर्स, इंडियन सिविलियन सिटीजन्स वो काम करते थे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कतर में बहुत बड़ी मेजॉरिटी है इंडियंस लेबर की काम करने की, तो इस कंपनी में भी थी। और ये कोई बहुत ही शॉकिंग बात नहीं है। शॉकिंग बात ये है जो इसमें एक कमांडर है पुरनेदु तिवारी को भी डेथ पेनल्टी दिया गया है एस्पिनोज के रोल में। तो इनका एक अहम भूमिका इस कंपनी में थी। इस कंपनी में ये मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पे थे। साथ ही साथ इनको एक 2019 में एक अवार्ड से नवाजित किया गया प्रवासी भारतीय सम्मान के द्वारा। अब ये अवार्ड इनको इसलिए दिया गया था क्योंकि ये जो कतर और इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशनशिप था उसको भी इन्होंने बहुत बार मजबूत किया है। अब इन लोगों की जब अरेस्टिंग हुई थी वो लमसम मिड सितंबर में इन लोगों की सितंबर 30 में अरेस्टिंग हुई थी। उसके कुछ दिनों बाद इन लोगों को अलाउ किया गया था कि ये अपने फैमिली से टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। तो ये भी समझ लेते हैं कि क्या क्या लीगल प्रोसेस अभी तक हो गया है। अब अक्टूबर 1, 2022 को इंडिया के जो एम्बेसडर जो दोहा में थे, डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन, उन्होंने 8 इंडियन जो अरेस्टेड हैं उनसे जाके मिला। अक्टूबर 3, 2022 को उन डेथ पेनल्टी एक्यूज के लिए पहला काउंसलर अपॉइंट हुआ जो इंडिया के एम्बेसी में मीडिएट किया, चीज़ों को बताया। 15 मार्च 2023 को उन 8 जो डिटेनी थे उन्होंने जो एक अपना बेल पिटीशन फाइल किया था वो रिजेक्ट हो गया था। अब मार्च 25, 2023 को सारे चार्ज उनके ऊपर फाइल कर दिए कि ये चार्ज इनके ऊपर लगे हुए हैं, बट वो अभी पब्लिकली ओपन नहीं किया गया है। मई 30, 2023 को दोहरा ग्लोबल बंद कर दिया गया, जो कंपनी थी उसको कम्प्लीटली बंद कर दिया गया और उसमें जितने भी एम्प्लॉय काम करते थे इंडिया के और वहाँ के वर्कर्स उनको वापस भेज दिया गया। अक्टूबर 26 को कतर गवर्नमेंट ने ये वर्डिक्ट दिया कि 8 इंडियंस को डेथ पेनल्टी सुनाई गई है। अब ये पहली बार नहीं है कि इंडियन पहली बार फेस कर रहे हैं डेथ पेनल्टी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब 2019 का एक रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने सबमिट किया जिसमें ये बताया कि ऐसे 44 इंडियन सिटीजन्स हैं जो
अक्रॉस द ग्लोबल, बाहर कंट्रीज़ में जैसे यूएई में, सऊदी अरबिया में, कुवैत में, जिनको डेथ पेनल्टी दिया गया है। अब कुछ में कहा जाता है कुछ लोग एस्पिनोज किए हैं, कुछ लोग ड्रग के चार्जेस में चार्ज हुए हैं, कुछ लोग ड्रग के चार्जेस में जेल गए हैं और उनको डेथ पेनल्टी दी गई। कुछ को ये बोला गया कि ये हमारे कंट्री की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इंडिया को भेज रहे हैं और अदर कंट्री को सेल करते हैं। इसमें सबसे फेमस एक केस हुआ था, एक फार्मर नेवी ऑफिसर थे कुलभूषण जाधव। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में हमेशा ही। ये पाकिस्तान की कस्टडी में लॉक्ड हैं। इनको पाकिस्तान के कोर्ट ने डेथ पेनल्टी का अवार्ड दिया गया है और इनको भी सेम रीज़न बनाया गया है कि ये हमारे देश की सीक्रेट्स को ये हमारे देश की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को दूसरे कंट्री को सेल आउट कर रहे हैं। इनको एस्पिनोज का दर्जा दिया गया। अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें कि इस सिचुएशन में क्या क्या सोल्यूशंस हैं, तो सबसे पहले सोल्यूशन के देने के पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। हम अगर अपने देश की बात करें, द ग्रेट नेशन ऑफ इंडिया दैट इज़ बीइंग कॉल्ड एज भारत, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत के पास एक संविधान है जिसको द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो हमारे इंडिया में जितने लॉ बनते हैं, जितने भी लेजिस्लेचर बनते हैं, वो सारे लॉ, सारे लेजिस्लेचर उस कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए बनते हैं। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एजेंडा अगर हम लोग आप समझें तो वो हम सबको राइट देता है खाने का, हम सबको आपको राइट देता है पीने का, रहने का, कहीं घूमने का, टहलने का। तो जब जितने भी लॉ हमारे गवर्नमेंट बनाएगी तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही बनाएगी। अब हम लोग इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो इंटरनेशनल में ऐसा कोई संविधान नहीं है जो इन सारी चीज़ों पे रोकथाम लगाता है। अब कुछ लोग कहते हैं यूएन चार्टर्ड है, यूनेस्को है और बहुत सारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, बट इन सब चीज़ों का कहीं मतलब नहीं है। अभी अगर मैं आपको पास्ट थोड़ा सा उठा के दिखाऊं तो आप अभी रिसेंटली में आप देख सकते हैं कि इजराइल किस तरीके से गाज़ा स्ट्रिप को ख़त्म कर रहा है और गाज़ा स्ट्रिप किस तरीके से इजराइल पर अटैक कर रहा है, रसिया किस तरीके से अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, यूक्रेन कैसे अटैक कर रहा है रसिया पे, सीरिया कैसे अटैक कर रहा है, अफगानिस्तान कैसे अटैक हो रहा है, पाकिस्तान में कैसे अटैक हो रहे हैं और अटैक कर रहे हैं ये लोग काफ़ी समय से इंडिया पे। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती है कि इंटरनेशनल लॉज जो हो वो किसी भी काम के नहीं है। आपके देश में जो कानून है आप अपने हिसाब से ही चलेंगे, चाहे कोई अदर कंट्री उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। बट इसमें सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, एक प्रैक्टिस होती है कि हमको आपको ये चीज़ करना है तो हम आप ये चीज़ करेंगे। उसी प्रकार इंटरनेशनल कोर्ट्स होते हैं कि चलिए मान लीजिए अगर आप अपने मैटर्स को नहीं समझा पा रहे हैं, चलिए आइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चलते हैं। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप गए, वहाँ अगर कोई ऑर्डर मिला जो आपके खिलाफ हो, अगर और आपने उस चीज़ को नहीं माना, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कहते हैं कि नहीं आपने ये गलत किया, हम आपसे थोड़ा बहुत टाई अप कम कर लेंगे। तो बस उसका यही एक एडवर्स इफेक्ट होता है, बाकी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। बाकी जो वहाँ की संसद, जो वहाँ की कोर्ट चाहेगी वो वहीं करेगी। आप जबरन वहाँ की कोर्ट और सरकार को ये नहीं कह सकते कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम मत कीजिए, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक प्राइमरी सॉल्यूशन आपके लिए क्या हो सकता है, आपके खिलाफ जो डेथ पेनल्टी का जजमेंट हुआ उसको आप उसी कंट्री के सुपीरियर कोर्ट में या फिर इंटरनेशनल के सबसे सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और प्रॉपर उसमें एविडेंसेस को प्रोड्यूस करके उस सेंटेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन है कतर और इंडिया का बायलैटरल रिलेशनशिप। अगर इंडिया और कतर एक रेजोल्यूशंस पे आता है, एक आर्बिट्रेशन मीडिएशन के थ्रू एक सेटलमेंट पे आता है, तो ही उन लोगों की जान बच सकती है। तीसरा, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो चाहे तो मर्सी पिटीशन डाल सकते हैं वहाँ के कोर्ट्स में कि इनको इन अ फॉर्म ऑफ मर्सी, इन अ फॉर्म ऑफ दया इनको छोड़ दिया जाए, इनको डेथ पेनल्टी ना दिया जाए और हम लोगों को भी इसमें, हम लोगों के फैमिली का भी सपोर्ट इसमें देखा जाए। तो वो भी एक ग्राउंड बन सकता है। मोटा मोटा इसमें 3 ग्राउंड्स है, बाकी डिस्क्रिप्शन है वहाँ का स्टेट का, वहाँ का कोर्ट का। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।